अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंसुलिन। फिर से एक बार सुन लीजिए। इंसुलिन, इट इज अ प्रोटीन हार्मोन. इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ए एंड बी. चेन ए में अमाइनो एसिड्स 21 है, 21. चेन बी में 30 अमाइनो एसिड्स. बोथ these polypeptide chains are connected together by disulfide bonds. तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन इज 51. एक मॉलिक्यूल इंसुलिन में अमाइनो एसिड्स का नंबर है 51 एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज 5800. 5800 मॉलिक्यूलर वेट है. इंसुलिन को का नाम ये जो दिया गया था, इंसुलिन नाम है, ये दिया था शीफर ने. और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, ये पहली बार बताया था मेरिंग और मिन्कोविस्की ने 1889 में. इंसुलिन को पहली बार न्यूबॉर्न काफ के पैनक्रियास से आइसोलेट किया गया. इसमें 3 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का रोल था. एक तो बैंटिंग, दूसरे बेस्ट और तीसरा मैक्लियॉड. यह काम हुआ 1923 में, for which Banting and MacLeod were awarded Nobel Prize in 1923. उसी साल उनको नोबेल प्राइज मिल गया उसके लिए, बैंटिंग और मैक्लियॉड को. फिर एबेल, एबेल ने 1926 में इंसुलिन को क्रिस्टलाइज किया प्योर फॉर्म में, यानी स्टोर किया. फिर जो नेक्स्ट नाम आता है सैंगर का. सैंगर इन 1955 फर्स्ट स्टडीड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बोवाइन इंसुलिन. बोवाइन यानी कैटल के इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्कस किया सैंगर ने 1955 में. और इस काम के लिए सैंगर को भी नोबेल प्राइज मिला 1958 में. तो 3 साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला इंसुलिन पे काम के लिए. एक तो बैंटिंग, दूसरे मैक्लियॉड और तीसरे सैंगर. और फिर 1965 में सान ने ह्यूमुलिन यानी ह्यूमन इंसुलिन को सिंथेसाइज किया. और एक इंसुलिन मॉलिक्यूल में तो देख लिया 51 अमीनो एसिड्स हैं. अब ये जो इंसुलिन है, इट इज स्टोर्ड इन एसोसिएशन विद कॉपर आयन. एक कॉपर आयन के साथ 6 मॉलिक्यूल इंसुलिन स्टोर होता है. और इंसुलिन का जो मेजरमेंट है वो उसका यूनिट है, इंसुलिन यूनिट कहते हैं, IU. एक इंसुलिन यूनिट में का जो वैल्यू है वो 0.0408 ग्राम पर 100 ml, ये इसका वैल्यू है. इसी के हिसाब से डॉक्टर तय करते हैं कि कितना यूनिट इंसुलिन इसको दिया जाए. तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया. अब इंसुलिन का फंक्शन अगर देखें तो नाम ही है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, यानी इट हैज द टेंडेंसी टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में. इट प्रमोट्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. इट इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एंड इट आल्सो इनहिबिट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस. और इन सब का इफेक्ट होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है. ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसको ग्लाइसीमिया कहते हैं वो हम लोग जानते हैं 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml फास्टिंग में है एंड 100 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml आफ्टर मील. जब 120 मिलीग्राम पर 100 ml से ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगे तो हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे. एंड हाइपरग्लाइसीमिया स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन का जो फीडबैक है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ. जब कभी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा मोर देन 120 मिलीग्राम पर 100 ml, इंसुलिन का सिक्रीशन होगा और वो ग्लूकोज लेवल को कम करेगा. लेकिन अगर इंसुलिन का सिक्रीशन बराबर कम होने लगे तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बराबर बढ़ा रहेगा. अब किडनी का भी एक अपना कैपेसिटी है, एक बर्दाश्त करने की क्षमता है, जिसको हम लोग टॉलरेंस लेवल कहेंगे, और वो है 180 मिलीग्राम पर 100 ml. यानी जब तक ब्लड में ग्लूकोज लेवल 180 या उससे कम रहता है मिलीग्राम पर 100 ml से, किडनी उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा. लेकिन अगर लगातार, चूंकि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो हाइपरग्लाइसीमिया लगातार लंबे समय तक रहा और 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा रहा, तो धीरे धीरे किडनी का ये जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो घटने लगता है और नतीजा होता है ग्लूकोज पासेज आउट विथ यूरिन. That condition is called diabetes mellitus. Mellitus means sweet urine. और
अगर ओकेजनल कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो दैट इज ड्यू टू द स्ट्रेस, जो हम लोगों ने पढ़ा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन से होता है, वो टेम्पररी है। लेकिन अगर हाइपोसिक्रेशन इंसुलिन है तो परमानेंट प्रॉब्लम है। एनीवे, अब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेटाबॉलिज्म में मदद कर रहा है, ग्लूकोज को अवेलेबल करा रहा है मेटाबॉलिज्म के लिए। ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब हम लोग हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन देखें तो हाइपर सिक्रेशन में तो अगर ग्लूकोज का इंसुलिन का लेवल सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा किसी भी पर्सन में, तो पर्सन विल बिकम हाइपोग्लाइसेमिक, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो ग्लूकोज लेवल कम होगा तो एनर्जी कम मिलेगा। और हम लोग इस बात को पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में कि हम लोगों का जो ब्रेन का टिश्यू है उसको सिर्फ चाहिए ग्लूकोज, प्रोटीन फैट से कोई लेना देना नहीं है। जो फूड है, न्यूट्रिएंट है हम लोगों के ब्रेन के या नर्वस टिश्यू के लिए, वो है ग्लूकोज। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल बहुत कम रहेगा, तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करेगा। उसके अलावा ब्रेन अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो पर्सन विल इंटर इनटू डायबिटिक कोमा, इसको इंसुलिन शॉक भी कहते हैं। कभी कभी अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा इंसुलिन पड़ गया गलती से, जितना डॉक्टर बोला उससे ज्यादा पड़ गया, तो इंसुलिन शॉक में जाता है। यही तो पहला सिम्टम आता है कि स्वेटिंग काफी ज्यादा होगा, रेट ऑफ हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट उसका काफी बढ़ जाएगा। पर्सन विल इंटर इनटू डेलीरियम, डेलीरियम यानी अर्ध बेहोशी, वो पूरा बेहोश नहीं है लेकिन आधा होश में भी नहीं है, कुछ बोलेगा, डेलीरियम में है। और फिर अगर तुरंत उसको ग्लूकोज नहीं दिया गया तो फिर पर्सन में इंटर इनटू कोमा, दैट इज फेटल, इट इज एब्सोल्युटली फेटल। कोमा में जाने के बाद फिर बचने का चांस बहुत कम है। इसलिए हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज फेटल, ये फेटल हो सकता है। तो अब बीटा सेल्स को ऐसे कंडीशन में अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो बीटा सेल्स को डैमेज किया जाता है। इस पर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप क्वेश्चन बैंक में देखे, एलॉक्सिन कहा जाता है, एलॉक्सिन, ALLOXAN, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा उसको, एलॉक्सिन टेस्ट होता है। एलॉक्सिन एक केमिकल है विच डैमेजेस द बीटा सेल्स। एलॉक्सिन ट्रीटमेंट जब करेंगे, ALLOXAN, तो एलॉक्सिन ट्रीटमेंट में बीटा सेल डैमेज होने लगेगा, तो बीटा सेल कम हो जाएगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन अपने आप घट जाएगा। तो इसलिए जो हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन है उसमें ट्रीटमेंट होता है एलॉक्सिन ट्रीटमेंट। एलॉक्सिन केमिकल है जो बीटा सेल्स को डैमेज करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करेगा। अब दूसरा है हाइपोसिक्रेशन। तो हाइपोसिक्रेशन में अभी बताया था, डायबिटीज होगा, डायबिटीज मेलिटस, और हाइपोसिक्रेशन होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा, यानी हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज, हाइपरग्लाइसीमिया, तो किडनी का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो घटेगा, तो ग्लूकोज विल पास आउट विथ यूरिन, तो इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। तो पहले हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया ब्लड में और फिर यूरिन का साथ पास हो गया, तो ग्लाइकोसूरिया। अब अगर यूरिन बहुत ज्यादा पास हो रहा है, पॉलीयूरिया भी कह सकते हैं, तो इट विल कॉज डिफिशियंसी ऑफ वाटर, तो इट विल कॉज पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया यानी इंक्रीज थर्स्ट। थर्स्ट सेंटर होता है हम लोगों के हाइपोथैलेमस में, विच इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस का थर्स्ट सेंटर बहुत एक्टिव रहता है। तो डायबिटिक पेशेंट का पहचान है कि वो बार बार पानी पिएगा और थोड़े थोड़े देर में वो आधा एक घंटे डेढ़ घंटे में वो वॉशरूम जाएगा यूरिनेशन के लिए, क्योंकि उसमें यूरिनेशन फ्रीक्वेंट है और चूंकि वाटर की डिफिशियंसी हो रही है तो पानी भी पीजिएगा। तो डायबिटिक पेशेंट बहुत पानी पीता है, पानी पीता रहता है और यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाता रहता है थोड़े थोड़ी देर से। ये बड़ा प्रॉब्लम है, और इसलिए रात में भी लोग जिनको डायबिटिक के पेशेंट हैं रात में भी नींद खुल जाती है और जाते हैं। तो पॉलीडिप्सिया। अब देखिए डायबिटीज मेलिटस को
हम लोग कहते हैं कि इट इज स्कार्सिटी अमंग एबंडेंस। ये ध्यान से सुनिएगा, स्कार्सिटी अमंग एबंडेंस। स्कार्सिटी मतलब कमी हो गया, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा। तो बहुत है फिर भी कमी है। बहुत है कहने का मतलब है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत है, लेकिन कमी इसलिए है कि उसको किडनी रोक नहीं रहा है बॉडी के लिए, उसको बाहर जाने दे रहा। तो ब्लड में तो बहुत है बट बॉडी के टिश्यू को अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कहा है स्कार्सिटी अमंग एबंडेंस। तो नतीजा होगा कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफैजिया, पॉलीयूरिया। पॉलीफैजिया नहीं खूब खाएगा क्योंकि ग्लूकोज लेवल घटा हुआ है, तो बार बार उसको फूड ज्यादा लेगा। कष्ट बेचारे का साथ यही है कि भूख लगेगी लेकिन खाना लिमिटेड है, हल्का फुल्का कुछ कुछ खाना, लेकिन भूख लगती रहेगी। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफैजिया, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन भी पास होगा। और चूंकि टेम्परली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है थोड़े समय के लिए, तो ये बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करता है। जैसे आई में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो आई का जो सिस्टीन हम लोग पढ़ेंगे, आई में बताएंगे, तो आई की जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज ड्यू टू द सब्सटेंस कॉल्ड सिस्टीन। और सिस्टीन का फॉर्मेशन होता है ग्लूटाथियोन से, एंड ग्लूटाथियोन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है ग्लूटाथियोन और उसी से बनता है सिस्टीन। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विल बी हैम्पर्ड और सिस्टीन का अमाउंट घटेगा, पर्सन विल बिकम ब्लाइंड, इसको ओपेक हो जाएगा लेंस, इसको कैटरेक्ट कहते हैं। मोतियाबिंद ऑपरेट करके लेंस को हटाना होगा, तो ये भी होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट काफी कम होने लगे। डायबिटिक पर्सन जो है उसका शरीर का वजन काफी कम होने लगता है, दुबला पतला होने लगता है। तो डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन विच इज द रूट कॉज ऑफ सेवरल डिजीजेस। डायबिटीज एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो कई बीमारियों का जड़ है। हमने कहा रूट कॉज ऑफ सेवरल डिजीजेस, यानी अगर डायबिटीज हो गया तो बहुत सारा बीमारी हो सकता है पेशेंट पर्सन। तो ट्रीटमेंट इसका होता है इंसुलिन, रिक्वायर्ड डोज ऑफ इंसुलिन, और फिर उसके साथ प्रॉपर डाइट और ये सब चीज जो मेंटेन करना है। बट ये धीरे धीरे बॉडी को खोखला करता रहता है, बॉडी के ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। ब्लड प्रेशर से लेके हार्ट बीट और सब कुछ इरेगुलर होता है, लीवर किडनी डैमेज होने लगता है, यानी पर्सन के लाइफ स्पैन को भी हटाता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए इंसुलिन के साथ साथ दो और तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं हम लोगों के ब्लड प्लाज्मा। There are two types of other molecules present in our blood plasma apart from insulin. अब इसमें कौन कौन है? तो पहला है प्रो इंसुलिन और दूसरा है NSILA, फुल फॉर्म है नॉन सप्रेसिबल इंसुलिन लाइक एक्टिविटी। नॉन सप्रेसिबल इंसुलिन लाइक एक्टिविटी। पहला हम लोग देखें प्रो इंसुलिन। प्रो का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रिकर्सर। प्रिकर्सर यानी जो इंसुलिन में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, प्रिकर्सर है इंसुलिन का। तो हम लोगों के ब्लड प्लाज्मा में प्रो इंसुलिन मौजूद है। प्रो इंसुलिन का क्या खासियत यह है कि ये जो बी चेन आप देख रहे हैं, दिस वन बी चेन, इसके टर्मिनल एंड से एक एडिशनल चेन लग जाएगा। जैसे मान लीजिए बी चेन है तो इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 31 है। अब इसके साथ एक और एडिशनल चेन अटैच हो जाता है जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 33 है। एन एडिशनल चेन of 33 amino acids get attached to the terminal part of the B chain, making the insulin into or converting the insulin into proinsulin. तो अगर 33 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आ गया तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बिकम्स 84। नॉर्मल कितना था 51, 33 जोड़ दिया बी चेन के टर्मिनल एंड से तो बन गया 84। और मॉलिक्यूलर वेट इज 9082, 9082। ये मॉलिक्यूलर वेट है
और अमीनो एसिड्स की संख्या 84 है। ये प्रो इंसुलिन है, हम लोगों के ब्लड प्लाज्मा में मौजूद है। नाउ जब कभी भी इंसुलिन की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा इंसुलिन का, द एडिशनल सेगमेंट of 33 amino acids will get detached from the terminal part of the B chain, converting the proinsulin into active insulin. जब जरूरत होगी तो ये जो एडिशनल चेन है 33 अमीनो एसिड्स का, वो बी चेन के टर्मिनल पार्ट से डिटैच हो जाएगा और प्रो इंसुलिन विल बिकम एक्टिव इंसुलिन। तो ये प्रो इंसुलिन भी पाया जाता है, इसका जिक्र नहीं है एनसीईआरटी या कहीं भी, लेकिन आप समझ लीजिएगा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन करके पूछ दिया तो आप कहिएगा प्रो इंसुलिन। उसमें 33 अमीनो एसिड बढ़ जाता है बी चेन के टर्मिनल पार्ट से। अब दूसरा है नॉन सप्रेसिबल इंसुलिन लाइक एक्टिविटी। असाइनमेंट में आपने पढ़ा भी होगा, जब कभी भी इंसुलिन मॉलिक्यूल काम करेगा, जब भी ये वर्क करेगा तो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। पहले ही बताया था, कोई भी हार्मोन हो जब काम करेगा तो डिस्ट्रॉय। तो जो फ्रैगमेंट्स हैं यूटिलाइज्ड इंसुलिन मॉलिक्यूल का, जो इंसुलिन मॉलिक्यूल ऑलरेडी काम कर चुका है, उसका जो ब्रोकन फ्रैगमेंट्स हैं वो फिर एक दूसरे से अटैच हो जाता है और एक नया मॉलिक्यूल बना देता है, जिसका नाम है NSILA, नॉन सप्रेसिबल इंसुलिन लाइक एक्टिविटी। तो पहले तो इंसुलिन मॉलिक्यूल काम कर रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका चेन टूट रहा है। अब जो चेन का छोटा छोटा पार्ट हो सब मिलके अलग अलग इंसुलिन मॉलिक्यूल का सब मिलके एक नया मॉलिक्यूल बना दिया। इसको कहते हैं NSILA, नॉन सप्रेसिबल इंसुलिन लाइक एक्टिविटी। इसके काम के आधार पर इसका नाम दे दिया है। इसका मॉलिक्यूलर वेट वैरी करता है 6,000 to 9,000, 6,000 to 9,000 मॉलिक्यूलर वेट है। अब नाम से मालूम है, हम लोगों ने कहा कि इंसुलिन का फीडबैक है ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ, यानी जब कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल घटेगा, इंसुलिन का सिक्रीशन भी घटेगा। लेकिन ये जो NSILA है ये किसी कमांड को नहीं मानता है। इट इज नॉट एनी अंडर फीडबैक रेगुलेशन, ये किसी फीडबैक को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब है कि ये ग्लूकोज लेवल कम करता जाएगा, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो therefore increase in the amount of NSILA molecules in the blood plasma will cause permanent hypoglycemia। अगर किसी के ब्लड में प्लाज्मा में NSILA मॉलिक्यूल बढ़ने लगा तो पर्सन परमानेंटली हाइपोग्लाइसीमिया में रहेगा, उसका कोई उपाय नहीं। तो उसको ग्लूकोज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बराबर। एनीवे, तो ये हम लोगों ने इंसुलिन डिस्कस किया। और अब लास्ट जो एक हार्मोन है ग्लूकागॉन, बहुत छोटा सा चीज है। ग्लूकागॉन इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन हार्मोन। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन द ग्लूकागॉन इज 29। 29 अमीनो एसिड है कुल, टोटल अमीनो एसिड इज 29 और मॉलिक्यूलर वेट है 3,485, 3,485 मॉलिक्यूलर वेट, यानी लेस देन 3,500, 3,500 के आसपास। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स 29। इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय किम्बल एंड मुरलिन इन 1923। अब देखिए बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि जिस साल बैंटिंग और बेस्ट और मैक्लियोड ने इंसुलिन को निकाला था, आइसोलेट किया था, उसी साल किम्बल और मुरलिन ने ग्लूकागॉन का भी स्टडी किया 1923 में। 29 अमीनो एसिड्स हैं, मॉलिक्यूलर वेट है 3,485 और काम तो आपको भी पता है, इट इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। एंटागोनिस्टिक कहने का मतलब है कि इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज लेवल घटाना, इसका काम है बढ़ाना। तो कैसे बढ़ाएगा? तो बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ब्लड। इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को एब्जॉर्ब कराएगा और इन सब के कारण ब्लड ग्लूकोज विल इंक्रीज। So that's why these two hormones, insulin and glucagon, are antagonistic to each other in maintaining the blood glucose level or glycemia. और ये तो हमने डिस्कस किया था। एक जो ये सेल था जिसको हम लोगों ने कहा था गामा सेल और डेल्टा सेल, इससे फैक्टर रिलीज होता है
GHIF जिसको सोमैटोस्टैटिन कहते हैं, सोमैटोकाइनिन तो रिलीज हो रहा था हाइपोथैलेमस से, उसका काम था ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करवाना, और इसका काम है सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन मतलब रोकना, इसीलिए इसका एक और नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर GHIF। इसका काम है कि सोमैटोट्रॉप को रोकेगा, GH के सिक्रेशन को चेक करे। और चौथा टाइप का सेल जो बताया है F सेल और PP सेल, वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है, एंड दिस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को रोकेगा। तो याद होगा ग्रोथ हार्मोन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो कहा था कि इसको सिक्रीट कराने वाला फैक्टर आता है रिलीजिंग फैक्टर GHRF हाइपोथैलेमस से, और एक फैक्टर आता है इसको रोकने वाला ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, दैट इज फ्रॉम पैनक्रियास। तो आज आपको समझ में आ गया, ये आ रहा है फ्रॉम पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स प्रेजेंट इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन बनाइएगा, सब बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन बनाते रहिए। और कल फिर हम लोग 9 बजे ही क्लास